हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल अफेयर्स अल्केमी। आज 20 मई 2026 है और आज 20 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेयन ऑर्डर ऑफ मेरिट नॉर्वे का एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो उन देश विदेशी नेताओं या व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने नॉर्वे के हितों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार, हरित ऊर्जा, समुद्री सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। यह सम्मान दोनों देशों के मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। तो याद रखना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने दिया है? नॉर्वे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन किस राज्य में प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर भारत में प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 175 करोड़ की कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च की है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का उद्देश्य नागालैंड में कॉफी उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने का पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 175 करोड़ की इस परियोजना के से पूर्वोत्तर भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा भारत की स्पेशलिटी कॉफी को वैश्विक पहचान मिलने में मदद मिलेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में उदय यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए अमित अग्रवाल, ऑप्शन बी सौरभ विजय, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी अजय भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ विजय। तो हाल ही में आईएएस अधिकारी सौरभ विजय ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। उदय की भारत की आधार प्रणाली का प्रबंधन करने वाला संस्था है। उदय भारत सरकार की वह संस्था है जो आधार कार्ड प्रणाली का संचालन और प्रबंधन करती है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान परियोजनाओं में से एक है जिसके माध्यम से नागरिकों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है। आईएएस अधिकारी सौरभ विजय के सीईओ बनने के बाद डिजिटल पहचान, ई गवर्नेंस और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और उदय जो है यूआईडीआई का मुख्यालय कहाँ है? जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो यूआईडीआई उदय के नए सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? सौरभ विजय ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। तो हाल ही में इंडिया और नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्देश्य हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा भारत और नॉर्वे संबंधों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। नॉर्वे पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। इस साझेदारी से भारत को हरित तकनीक और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस देश के साथ की है भारत ने? नॉर्वे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहली महिला कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? ऑप्शन ए भावना कंठ, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सान्या, ऑप्शन डी मोहना सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सान्या। तो हाल ही में सान्या भारतीय वायुसेना में कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। भारतीय वायुसेना में कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर श्रेणी को अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह रैंक उन
प्रशिक्षकों को दी जाती है जो उड़ान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की दक्षता हासिल करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सान्या का यह उपलब्धि हासिल करना भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। यह उपलब्धि महिला अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही तथा भारतीय वायुसेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखना, कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर इंडियन एयरफोर्स की कौन बनी है? पहली महिला कैट ए फ्लाइंग ऑफिसर, कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? सान्या, स्क्वाड्रन लीडर सान्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पूर्व इंग्लैंड क्रिकेट कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए जेफरी बाइकॉट, ऑप्शन बी माइकल वॉन, ऑप्शन सी MJK स्मिथ, ऑप्शन डी एलिस्टर कुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी MJK स्मिथ। तो पूर्व इंग्लैंड क्रिकेट कप्तान MJK स्मिथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्रिकेट जगत ने उनके योगदान को याद रखते करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। MJK स्मिथ इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर और पूर्व कप्तान थे जिन्हें 1950 और 1960 के दशक में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया। वे अपनी शानदार बल्लेबाजी, नेतृत्व क्षमता और खेल भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए कई टेस्ट मैच खेले और टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनके निधन पर क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों, प्रशंसकों और विभिन्न क्रिकेट बोर्डों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। तो 92 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पूर्व इंग्लैंड क्रिकेट कप्तान कौन थे? MJK स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्पारापथ उत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी संबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुरी। तो हाल ही में निम्पारापथ उत्सव 2026 का उद्घाटन पार्वती परिधा द्वारा पुरी में किया गया है। तो निम्पारापथ उत्सव उड़ीसा का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव है जिसका आयोजन पारंपरिक कला, साहित्य, लोक संस्कृति और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। वर्ष 2026 के इस उत्सव का उद्घाटन उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने पुरी में किया। यह उत्सव स्थानीय संस्कृति, लोक कलाकारों और साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के लिए जाना जाता है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखना, निम्पारापथ उत्सव कहाँ का उत्सव है? तो यह पूरी मेन ये बिलोंग करता है उड़ीसा से। उड़ीसा का ये पर्व उत्सव है और इसका अभी उद्घाटन कहाँ किया गया? 2026 में इसका किया गया पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेरिन गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी भारत फोर्ज, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी बेल BHEL। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज ने हाल ही में मैरीन गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा की है जो भारत की रक्षा एवं समुद्री इंजन निर्माण क्षमता को मजबूत करेगा। भारत फोर्ज द्वारा स्थापित किया जाने वाला मैरीन गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स भारत के रक्षा और समुद्री क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य नौसेना के जहाजों और समुद्री प्लेटफॉर्म के लिए आधुनिक गैस टरबाइन तकनीक विकसित करना है। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो मैरीन गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा किस कंपनी की है? भारत फोर्ज ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में किया गया जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, आंतरिक सुरक्षा, सीमा विवाद, बुनियादी ढांचा विकास और क्षेत्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जोनल काउंसिल का गठन राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और सहकारी संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। ये परिषदें देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक और विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने HPM सिस्टम के लिए किस कंपनी का चयन किया है? ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी
टोनबो इमेजिंग, ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोनबो इमेजिंग। तो हाल ही में इंडियन नेवी ने एचपीएम हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम के लिए टोनबो इमेजिंग का चयन किया है। भारतीय नौसेना ने आधुनिक रक्षा तकनीक को मजबूत करने के लिए एचपीएम हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम के हेतु टोनबो इमेजिंग कंपनी का चयन किया है। एचपीएम सिस्टम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा दुश्मन के ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने में किया जाता है। टोनबो इमेजिंग एक भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उन्नत सेंसर, निगरानी और युद्ध प्रणालियों के विकास के लिए जानी जाती है। यह चयन भारत की स्वदेशी तथा रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो याद रखना, भारतीय नौसेना ने एचपीएम सिस्टम के लिए किस कंपनी का चयन किया है? टोनबो इमेजिंग। जो टोनबो इमेजिंग है बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है। टोनबो इमेजिंग जो एक बेंगलुरु में बेस्ड कंपनी है ये। तो याद रखना इस चीज़ को, भारतीय नौसेना ने एचपीएम सिस्टम के लिए किस कंपनी का चयन किया है? टोनबो इमेजिंग का। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा विचार है लक्ष्य वह ईंधन है जो उपलब्धि की भट्टी को जलाए रखता है। तो इसका सीधा सीधा स्पष्ट ये मतलब रहेगा कि अगर हम बिना किसी लक्ष्य के मेहनत करते रहते हैं तो उसमें उपलब्धि मिलना बहुत ही कठिन माना जाता है। लेकिन मान के चलो हमारा कुछ लक्ष्य है, कुछ हमने एक गोल, एक टारगेट फिक्स किया और फिर हम उसके बाद मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे अंदर उस चीज़ की भावना है कि हाँ हमें ये करना है। तो इसलिए कहा है कि लक्ष्य वह ईंधन है जो उपलब्धि की भट्टी को जलाए रखता है। ओके फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।